दोस्तों, एक चीज़ हम में से अधिकांश लोगों के साथ कॉमन है और वो ये है कि यदि एक दिन हम अपने काम पर नहीं गए या हमने उस दिन काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कुछ भी इनकम नहीं होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें काम तो करना ही होगा। हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती। इसी जाल में हम सारी ज़िंदगी फंसे रहते हैं और बुढ़ापे तक भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। कैसा हो यदि आप 30 से 40 साल की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो जाएं और फिर अपना कोई मनपसंद काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, चाहे वो आपकी समाज सेवा हो या परिवार का साथ हो या फिर इन्वेस्टिंग करना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 से 40 साल की उम्र में कोई कैसे रिटायर हो सकता है, तो आपके इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारी आज की बुक द फैल्कन मेथड, अ प्रूवन सिस्टम फॉर बिल्डिंग पैसिव इनकम एंड वेल्थ थ्रू स्टॉक इन्वेस्टिंग, जो लिखी है डेविड सुलियोमी ने, जो खुद 33 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो गए। डेविड सुलियोमी के जीवन पर प्रकाश डालें तो उनका जन्म 1982 में हंगरी में हुआ था। जब वह 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। वह अपनी माँ के साथ ही रहते थे जो एक किंडरगार्टन टीचर थी। डेविड सुलियोमी ने अपनी युवावस्था में डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटीज़ को फेस किया था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री होना है। अपने इसी निर्णय से उन्हें प्रेरणा मिली और अपनी काबिलियत और सीखने के जुनून से वे 33 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। दोस्तों, डेविड सुलियोमी की बुक द फैल्कन मेथड हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट ही वह जगह है जहां हम बहुत छोटे से शुरुआत कर सकते हैं और जिसके द्वारा हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिससे एक समय बाद हम नहीं बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है। 2011 में विश्व के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड तथा बैंक डिपॉजिट्स आदि आते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जिन्हें इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट का डिसएडवांटेज यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है। इस प्रकार हम इसमें इन्वेस्ट करने से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं। दूसरा प्रकार है अनप्रोडक्टिव एसेट्स। गोल्ड, राइस, ऑयल आदि इसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में आते हैं। इन्वेस्टर ये सोचकर इसमें निवेश करते हैं कि एक दिन इनका दाम ऊपर जाएगा और इस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमेशा लोगों के पास घर या लॉकर में ही रह जाती है। जब तक ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के पास रहती है, ये कोई फ़ायदा नहीं देती। इनसे केवल तभी फ़ायदा होता है जब इन्वेस्टर इसे बेच देते हैं। तीसरा प्रकार है प्रोडक्टिव एसेट्स। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। स्टॉक मार्केट इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वॉरेन बफे इसी कैटेगरी में निवेश की सलाह देते हैं। यही एक कैटेगरी है जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आप बहुत मामूली कैपिटल से शुरुआत कर सकते हो। आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हो। जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हो तो आपको वहाँ से आपकी कैपिटल पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी उसमें हिस्सेदारी मिलती है। हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बने रहना जरूरी होता है। फैल्कन मेथड हमें बताता है कि कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब आप बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कर लेते हो तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखो। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में अब सवाल यह आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसी का जवाब हमें मिलता है फैल्कन मेथड से। फैल्कन मेथड कहता है कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियली रूप से देखते हैं तो इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की ज़रूरत है। एक इन्वेस्टर होने के कारण यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यह जान पाओ कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक बात जरूर है कि कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको इनपुट पाइप और आउटपुट पाइप्स को समझने की ज़रूरत है जो ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए हैं। ब्लैक बॉक्स के एक और इनपुट पाइप्स अर्थात इनकम है और दूसरी ओर आउटपुट पाइप्स अर्थात एक्सपेंसेस हैं। इनपुट पाइप्स
की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पाइप मिलता है वो है रेवेन्यू। यह वह इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों से मिलती है। दूसरा पाइप है जो हमें यहाँ मिलता है वह है बोरोड मनी। यह वह पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में लिया है। तीसरा पाइप हमें मिलता है इक्विटी सेल। जब कंपनी फंड रेस करने के लिए अपने नए शेयर होल्डिंग को कम करके नए शेयर्स बाजार में बेचती है तो यह इक्विटी सेल में आता है। इस पॉइंट पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी कंपनियां इस तरह से इकट्ठे किए गए पैसे से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब बात करते हैं आउटपुट पाइप्स की। यहाँ पर हमें सबसे पहला पाइप मिलता है ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। यह कंपनी के रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस हैं। इसमें सैलरी, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट शामिल है। दूसरा पाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो उन चीज़ों को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग आदि। तीसरा पाइप है एक्विजिशन। ये वो एक्सपेंसेस हैं जब कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करती है। चौथा पाइप जो हमें मिलता है वो है पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। जो बोरोड मनी कंपनी के इनपुट पाइप में शो होता है उसे कंपनी को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। पांचवा पाइप है टैक्स। ये वे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होता है। छठा पाइप जो हमें मिलता है वो है प्रॉफिट्स। इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। इस पाइप के अंदर हमें 3 प्रकार के सब पाइप मिलते हैं जिनसे कि पैसा बाहर जाता है, जिसमें सबसे पहला पाइप है डिविडेंड्स। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो उसे डिविडेंड्स कहा जाता है। इसमें दूसरा पाइप है शेयर बाईबैक। जब कंपनी सरप्लस कैश के कुछ भाग से अपने ही शेयर्स को ओपन मार्केट से खरीदती है तो इसे शेयर बाईबैक कहा जाता है। और तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी उस पैसे को किस प्रकार और कहाँ प्रयोग करती है। वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है जिसके इनकम पाइप से ज़्यादा इनकम अंदर आ रही हो और आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा हो, तथा जो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, जिस कंपनी के पास डेप्ट ना हो और जिसके एसेट्स लायबिलिटीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा। द गोल ऑफ फाल्कन मेथड। फाल्कन मेथड हमें स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। यह लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटिव मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं और 1 साल तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं और फिर अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं और फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे में आप उन कंपनीज के शेयर्स को भी खरीद लेते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसका एक डिसएडवांटेज यह भी है कि कभी कभी कंपनी की योजनाओं का रिजल्ट दिखने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है और जब आप उसके शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत फाल्कन मेथड हमें बताता है कि हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चुनाव करके उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखना होता है जिससे उस शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में रेगुलर पैसा आता रहे। बाई और होल्ड के द्वारा ही इन्वेस्टर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। अब हम सीखते हैं 5 स्ट्रेटजीज ऑफ फाल्कन मेथड। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फाल्कन मेथड कहता है कि आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनीज को सिलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर को बेहतर डिविडेंड दे रही हों और जिन्होंने कभी भी डिविडेंड में कटौती न की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी की इमैक्युलेट डिविडेंड हिस्ट्री से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ऑथर 20 सालों की डिविडेंड हिस्ट्री देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि उस कंपनी ने कम से कम एक रिसेशन जरूर फेस किया हो। वह कंपनी बेहतर है जिसने रिसेशन के समय भी अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में कटौती नहीं की हो और विपरीत हालात में भी कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हो। ऑथर कहते हैं कि आपको उन कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बात से निकलता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना भाग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। जैसे मान लो एक कंपनी 100 रुपये प्रॉफिट कमाती है और उसमें से 40 रुपये अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% का होगा। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड बाय देम ऑन द चीप प्राइस।
फैल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी भी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वह सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा हो। आपको उस कंपनी के प्राइस की हिस्ट्री को चेक करना होगा और उससे उसका एक एवरेज लो लेवल निकालना होगा। जब वह कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना सबसे बेहतर होता है। जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 है फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। अब आप जब टॉप क्वालिटीज स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया आपने और यह पता कर लिया कि किस समय उनमें एंट्री लेनी है, तो अब आपको उन्हें फिल्टर करना है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का कंपेयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले है डिविडेंड यील्ड, दूसरा है फ्री कैश फ्लो यील्ड और तीसरा है शेयर होल्डर यील्ड। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में पर शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वह कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना % है। डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए हम एनुअल डिविडेंड पर शेयर को करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाता है कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है। मान लो कि एक कंपनी का करंट शेयर प्राइस 500 रुपये है और कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का वादा किया है, तो उसका डिविडेंड यील्ड 5/500 इंटू 100 इक्वल टू 5% होगा। फ्री कैश फ्लो यील्ड वो होता है जो कंपनी के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है। फ्री कैश फ्लो यील्ड निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैश फ्लो को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाएगा। 3 है शेयर होल्डर यील्ड। शेयर होल्डर यील्ड हमें यह बताता है कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वो डिविडेंड के जरिए हो या फिर शेयर बायबैक के जरिए। चौथा पॉइंट जो आता है वो है रैंक द सर्वाइवर्स। इसके बाद आपको अपने स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के आधार पर 3 प्रकार की रैंक में रखना होगा, जिसमें सबसे पहला है श्योर। इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से भी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल हों। दूसरा है मे बी। इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल हों। और तीसरा है नो वे। इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने स्टॉक्स को रैंक करने के बाद आसानी से क्वालिटी स्टॉक्स को बाकी स्टॉक्स से अलग कर पाएंगे। 5वीं स्ट्रेटजीज है टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। यह सब एनालिसिस करने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी और उसके आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इस सब के बाद आपके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ क्वालिटी स्टॉक बचेंगे जिनके साथ आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इसी प्रकार फैल्कन मेथड का गोल यही है कि क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करो और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाओगे और अपने लिए पैसिव इनकम बना पाओगे, जो तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जाओगे। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी डेविड सुलियोमे की इस बेहतरीन बुक को अवश्य पढ़ें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।